स्टेट्स में ही क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडिक्विटी आज 135 करोड़ पर बैठी है। पता चला कि ये तो बीजेपी एमएलए संजीव कुशवाहा का एनजीओ इस एनआरआई कॉलेज को चला रहा था। एडिक्विटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एमपी का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। टेंडर हारते ही टेंडर कैंसिल हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आया और फिर टेंडर जीता गया। गलती से जब जॉब पोस्टिंग में वेंसिस्को और इनोवेटिव व्यू का नाम पकड़ा गया, टेक्निकल राउंड में जिस एरिया में टीसीएस स्ट्रांग था उसके मार्क्स कम किए गए और एडिक्विटी के ये अमीर का बच्चा नहीं है कि सेंटर पे 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। वापस आते हैं। देखिए, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर पोजीशंस के लिए हायरिंग्स होती थी उसके लिए अलग से कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एफपीएससी। ये गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स करा के हायरिंग कराती थी। लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, सिफारिशें लगती थी। ब्रिटिशर्स को अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसको नहीं रखा जाता था। अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिस्कशन उठा कि जो पहले एग्जाम का सिस्टम था वो अनफेयर था और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना जो पार्टी जीत के पावर में आएगी वो अपने फायदे के हिसाब से रिक्रूटमेंट कराएगी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ईयर 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ब्रिटिश राज के इस पुराने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कर दिया गया और यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 315 to 323 में डाला गया। और ऐसा करने से हुआ ये कि यूपीएससी की पावर, उसका रोल, उसमें जो मेजर चेंजेस होंगे वो ऐसे ही अपने हिसाब से चेंज नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। अब इससे फायदा यह हुआ कि जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स थी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनके लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बॉडी बन गई। अब ये तो बन गई, लेकिन इनके नीचे जो सब ऑर्डिनेट लेवल का जो काम होता था जैसे डेटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर्स, इंस्पेक्टर्स, क्लर्क्स, इनकी भर्ती के लिए कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं बनाई गई। और जब इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया तो इसकी वजह से हुआ ये कि इन सब ऑर्डिनेट लेवल की जॉब्स के लिए गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट और स्टेट जो थी वो अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकालने लगे। सारे डिपार्टमेंट अपना अलग सिलेबस, अलग एग्जाम, अलग इंटरव्यू करा के हायरिंग करते थे। और ऐसा करने से दिक्कत ये हुई कि सेम एजुकेशन लेवल की जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को बार बार अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग एग्जाम देना पड़ता था और इस वजह से स्टूडेंट्स का पैसा और टाइम तो बर्बाद होता ही था, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे। और 4 नवंबर 1975 को सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन एसएससी बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। अब इस कमीशन के बनने से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई और सेम रैंक की जॉब्स के लिए कॉमन एग्जाम वगैरह होने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसको यानी कि एसएससी को यूपीएससी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 से 320 में नहीं रखा गया और यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना शुरू किया। और इस टाइम पे जब एसएससी को बनाया गया था तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होते थे और एसएससी खुद एग्जामिनर्स अपॉइंट करती थी और जो क्वेश्चन पेपर्स बनते थे वो सिक्योर गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट करवाए जाते थे। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी, स्कूल कॉलेजेस होते थे गवर्नमेंट, उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर्स के थ्रू एग्जाम करवा दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि सारा का सारा जो काम था वो गवर्नमेंट के अंडर में था, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं हुई थी इस समय एसएससी में। अब देखिए, जब ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ तो काफी दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईयर 2000 आते आते जैसे जैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो एसएससी में एप्लीकेंट्स के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े। 30-30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एक साथ आने लगी और इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट के केसेस भी सामने आने लगे, रिजल्ट्स में डिले होने लगे, 8-8 महीने लग जाते थे रिजल्ट्स आने में। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम थे तो मिसमैनेजमेंट की वजह से कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर जो था वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया, कभी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से लीक हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर्टिकुलर स्टेज पे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। सिर्फ पेपर का जो रॉ मटेरियल होता था उसके लिए प्राइवेट वेंडर थे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं थे। अब काफी दिन तक एसएससी का ये जो प्रोसेस था इसको खींच के बढ़ाया गया, लेकिन 29 सितंबर 2013 को जब सीबीआई ने एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक की धरपकड़ की, इस एक इंसिडेंट की वजह से मीडिया की हेडलाइंस बहुत ज्यादा बनी, एसएससी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी,
तुरंत हरकत में आई और 2 साल तक मल्टीपल प्लानिंग के बाद ईयर 2015 में यह डिसाइड हुआ कि इन सब चीजों से निपटने के लिए अब एसएससी के एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करवाने होंगे। प्लान इन्होंने सिंपल सा बना रखा था कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर को बना के एक सिक्योर सर्वर में एनक्रिप्टेड फॉर्म में डालेंगे और जिस दिन एग्जाम होगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे एग्जाम देने बैठेंगे, वहीं पे क्वेश्चन पेपर डिक्रिप्ट होगा। थॉट इसके पीछे इनका ये था कि हर स्टेप में ये जो पेपर लीक के इंसिडेंट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लान तो बना लिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का एसएससी के अंदर, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। कंप्यूटर लैब्स चाहिए थी ताकि इन लैब्स के कंप्यूटर का यूज करके स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकें। सिक्योर एग्जाम सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसमें एक एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर लोड हो। मल्टीपल सिटीज में एक साथ ये एग्जाम करवाने के लिए नेटवर्क और सर्वर मैनेजमेंट चाहिए था जो